नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ या भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हुआ, इसकी खबरें आ रही हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, रोज़ आते हैं, बहुत से लोगों के संदेश आते हैं और वो अपने अपने इलाके के बारे में बताते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उस सब का निचोड़ अगर मुझे एक वाक्य में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा के नेताओं का अपने कार्यकर्ता से संबंध टूट गया, संवाद टूट गया था। लेकिन आज मैं फिर से जो है उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहा हूं। पहले भी उत्तर प्रदेश पर वीडियो बना चुका हूं, बहुत से लोग बना रहे हैं, बहुत सी खबरें भी आप देख रहे होंगे, टीवी चैनल्स पे बहस भी हो रही है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने टीमें बनाई हैं जो 80 में से 78 लोकसभा सीटों का दौरा करके ग्राउंड रिपोर्ट देंगी और वो प्रदेश अध्यक्ष के पास यानी प्रदेश संगठन के पास, वहाँ से राष्ट्रीय संगठन के पास रिपोर्ट जाएगी। मेरा मानना है कि ये जो कोशिश है ये दरअसल अपने को धोखा देने की कोशिश है। जिस तरह के लोगों को लगाया गया है, जिस तरह के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उससे सब कुछ सामने आ सकता है, सिर्फ सच्चाई सामने नहीं आ सकती। तो इस रिपोर्ट से जो है भारतीय जनता पार्टी की आगे की अगर दिशा या रणनीति तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि मर्ज की पहचान पहले ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो गुनहगार नज़र आ रहे हैं उन्हीं को जज बना दिया गया, जिनको बीमारी का ही पता नहीं चला उनसे इलाज कराया जा रहा है। लेकिन मैं आज उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में हुआ क्या। और ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ दो किरदारों के जरिए, दो टिकटों के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और ऐसा नतीजा क्यों आया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, किसकी जवाबदेही बनती है, इस सब मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ सवाल उठाने जा रहा हूं। पहला मुद्दा है, पहला टिकट है गाजियाबाद का। एनसीआर के इलाके में आता है, दिल्ली से लगी हुई सीट है, ट्रेडिशनली भाजपा की सीट रही, लंबे समय से भाजपा यहां से जीतती रही है और पिछले 2 बार से जनरल वीके सिंह यहां से भाजपा के सांसद बनकर संसद में पहुंचे, वो मंत्री भी बने। अब जनरल वीके सिंह के बारे में थोड़ा जान लेने की ज़रूरत है, इसलिए भारतीय सेना के आर्मी चीफ तो थे ही, उन्होंने यूएस रेंजर्स का कोर्स किया है। भारतीय सेना से सिर्फ 2 लोग चुने जाते हैं, बड़ी कठिन परीक्षा होती है। सिर्फ 2, पूरी सेना से सिर्फ 2 लोग चुने जाते हैं जो इस कोर्स को करने के योग्य समझे जाते हैं। उनमें से एक थे जनरल वीके सिंह। वो कमांडो ट्रेनिंग लेकर वो आए थे और डेकोरेटेड जनरल है, आर्मी चीफ रहे। अब ये अलग बात है, देखिए उनके साथ क्या क्या हुआ उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, विषयांतर हो जाएगा। जनरल वीके सिंह इस देश के एकमात्र नागरिक हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑफिशियली 2 जन्म तिथियां रखने का अधिकार है। अब ये आश्चर्यजनक काम जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। उनको जो है ये इसलिए किया गया कि 1 साल और आर्मी चीफ न रह पाए। भले ही इसका उद्देश्य न रहा हो, लेकिन इसका नतीजा यही हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी 2 जन्म तिथियां रहेंगी, एक पासपोर्ट के लिए और बाकी आइडेंटिटी के लिए, एक सर्विस के लिए। तो सर्विस के लिए जो तय की गई वो ऐसी थी जो 1 साल ज़्यादा उनकी उम्र बताती थी, तो 1 साल पहले रिटायर कर दिया गया। केवल इतना नहीं हुआ, एक स्वनामधन्य संपादक ने एक अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार, जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, उसमें बैनर छापा कि जनरल वीके सिंह मनमोहन सिंह सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, आर्मी रूल लाना चाहते हैं और इसके लिए आगरा से एक टुकड़ी चल चुकी है और ये वो दिल्ली जो है फला समय पर पहुंचेगी या पहुंच रही है। पूरी तरह से झूठ थी। ये रूटीन जो है एक्सरसाइज थी आर्मी की, जो हर साल होती है। उसको इतनी बड़ी खबर बनाकर छापा गया और उन संपादक महोदय ने आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी। तो जनरल वीके सिंह ने जो एक शब्द इस्तेमाल किया था, जिसको मैं मानता हूँ नहीं करना चाहिए था, प्रेस्टिट्यूट शब्द जो है वो इन्हीं संपादक महोदय के लिए उसी खबर के साथ शुरू हुआ था।
उस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया कि इतनी बड़ी झूठी खबर भारत जैसी डेमोक्रेसी में कि आर्मी जो है कब्जा कर सकती है सत्ता पर, ये बात किसी के दिमाग में आ भी कैसे सकती है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है 70, 75, 77 सालों का। तो जनरल वीके सिंह को इस तरह से बदनाम किया गया। वो अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे, फिर बीजेपी से जुड़ गए और बीजेपी में आने के बाद जो है उनको लोकसभा का टिकट मिला, उनको मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनाया गया और उनसे जूनियर कर्नल रैंक के अधिकारी को कर्नल राज्यवर्धन राठौर, नाम भी बता देता हूँ, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया उनसे ऊपर। यानी जनरल से ऊपर एक कर्नल रैंक के अधिकारी को, जो उनके अंडर में कमांडो ट्रेनिंग ले चुका है। लेकिन जनरल वीके सिंह ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। उन्होंने कोई पार्टी के विरोध में या सरकार से असंतोष का बयान नहीं दिया। युद्ध क्षेत्र से और होस्टाइल टेरिटरीज से लोगों को निकालने, केवल भारतीय नागरिकों को नहीं, दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार में उनको जो काम दिया गया वो अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने किया। इस सब के बावजूद सवाल यह है कि उनका टिकट क्यों कटा। उनका टिकट कट सकता है, किसी का भी टिकट कट सकता है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन किसी भी फैसले का कोई आधार होता है। जब आप कोई फैसला लेने जाते हैं तो उस पर विचार करते हैं गुण दोष का, कि भाई अगर हम किसी उम्मीदवार चुनाव की बात कर रहे हैं तो किसी उम्मीदवार के बारे में फैसला करने जा रहे हैं कि इसको टिकट दें या नहीं, तो आप देखते हैं कि इसके गुण क्या है, इसमें दोष क्या है। तो जनरल वीके सिंह का दोष क्या था? गुण मैंने बताए और बहुत सारे पार्टी को पता होंगे, जिन मंत्रियों के तहत उन्होंने काम किया उनको पता होगा। लेकिन उनका दोष क्या था, ये न तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है, न भाजपा का जो समर्थक मतदाता वर्ग है उसको पता है। जनरल वीके सिंह व्यक्ति के रूप में मत देखिए उनको, वो प्रतीक थे राष्ट्रवाद के। आर्मी का एक डेकोरेटेड जनरल जिसने सरकार में रहते हुए, विदेश राज्य मंत्री रहते हुए जिस तरह के काम किए, उस तरह का काम इससे पहले कभी हुआ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा श्रेय उनका है, उन्होंने किया, पूरी सरकार का श्रेय है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी और प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा भी की थी इस काम के लिए। फिर उनका टिकट क्यों काट दिया गया? मान लीजिए कि काट दिया गया, पार्टी है, तय कर लिया कि भाई 2 बार हमने टिकट दिया, 2 बार हमने लोकसभा में भेजा, मंत्री बनाया, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल जो है वाजिब तर्क है। इसके आधार पर टिकट कट जाए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बताया तो जाना चाहिए था। फिर उससे बड़ा सवाल कि उनकी जगह पर जिसको ला रहे हैं वो कौन है, उसकी योग्यता क्या है, उसको टिकट देते समय उसका कौन सा गुण देखा गया। वो चुनाव जीत गए हैं, हालांकि बड़ी मुश्किल से जीते हैं, लेकिन जीत गए हैं। नाम है अतुल गर्ग। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मंत्री बने थे सरकार में, 2022 में मंत्री नहीं बनाया गया। उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसके बारे में गाजियाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आम धारणा है। अब मैं सच्चाई के बारे में कोई प्रमाण नहीं दे सकता, इसलिए इसकी न तो पुष्टि करता हूँ न खंडन कर सकता हूँ। उनके बारे में धारणा है कि वो लैंड माफिया है। अब वो है कि नहीं, ये बीजेपी के नेताओं को पता होना चाहिए। क्या छानबीन की गई इसकी? चर्चा एक और है, उनके कई कॉलेजेस हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 4 कॉलेज बेचे। अब इस खबर की भी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो चर्चा में होते, देखिए पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके बारे में लोगों की धारणा क्या है। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं और बार बार देता हूं, वो है बोफोर्स मामले का राजीव गांधी पर। राजीव गांधी के बारे में ये परसेप्शन बन गया लोगों का, कोर्ट का फैसला कोई नहीं आया था कि उन्होंने बोफोर्स सौदे में दलाली ली या दिलवाई। उसके कारण लोगों ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। 414 सीटें जीते थे 1984 में और 1989 में उसकी आधी से कम रह गई, 192 पर आ गए। तो जनता अपने विवेक के अनुसार
जो आम धारणा बनती है उसके आधार पर निर्णय लेती है और फैसला सुनाती है। तो जनरल वीके सिंह का टिकट कटना ये पूरे चुनाव में एक उदाहरण बन गया। किसी को समझ में नहीं आया कि उनका टिकट क्यों कटा। अगर वो मंत्री के रूप में अक्षम थे तो उनको मंत्रिमंडल से हटाया क्यों नहीं गया? अगर अक्षम नहीं थे, आप मंत्री नहीं बनाते, ये बात समझ में आती है, लेकिन टिकट काटने का कोई आधार होना चाहिए था। और अगर उनसे बेहतर उम्मीदवार उतारते, कोई सवाल न उठाता, किसी को इस बात पर एतराज न होता कि जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों कट गया। अगर उनसे ज़्यादा ईमानदार, जनरल वीके सिंह की ईमानदारी पर फौज में रहे तब, राजनीति में रहे तब, सत्ता में सरकार में रहे तब कभी किसी ने एक उंगली भी नहीं उठाई। तो ऐसे माहौल में जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक ईमानदार लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री का टिकट काटकर जिसको दे रहे हैं उसके बारे में जनधारणा क्या है और इसका संदेश जनता में क्या जा रहा है, इसके बारे में तो सोचना चाहिए था। क्या पार्टी ने सोचा था? फैसले से तो नहीं लगता। अब पार्टी में टिकट बांटते समय क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो नतीजा आया उसकी चर्चा जरूर कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज तक इस सवाल का जवाब नहीं आया कि जनरल वीके सिंह का टिकट कटा क्यों और अतुल गर्ग को टिकट मिला क्यों। जनरल वीके सिंह में ऐसी कौन सी खामी थी और अतुल गर्ग में ऐसा कौन सा गुण था जिसकी वजह से उनको, जनरल वीके सिंह को हटाकर उनको टिकट दिया गया। मेरा दोनों से कोई निजी राग द्वेष नहीं है, लेकिन अगर आप मेरिट के अनुसार देखें तो आपके लिए भी समझना मुश्किल होगा कि यह फैसला क्यों, किसने, कैसे लिया। आखिर हर फैसले का कोई तो आधार होता है। इस फैसले पर पहुंचने के लिए किन बातों को ध्यान में रखा गया? क्या पार्टी को यह लगा कि जनरल वीके सिंह तीसरी बार हार जाएंगे? ऐसे तो कोई संकेत जो है चुनाव क्षेत्र से मिल नहीं रहे थे। ऐसे अलोकप्रिय भी नहीं हो गए थे वो कि कहा जाए कि इस बार जीतने की संभावना कम है। और किसी भी दिन जिसको आपने टिकट दिया उससे बेहतर छवि जनरल वीके सिंह की थी और उनके जीतने की संभावना उससे ज़्यादा थी। और मार्जिन से पता चलता है कि जनरल वीके सिंह कितने वोट से जीते और अतुल गर्ग कितने वोट से जीते, उससे अंदाज़ा लग जाता है। और ये ट्रेडिशनल सीट है बीजेपी की, लगातार जीतने का रिकॉर्ड है इस सीट को लंबे समय से। रमेश तोमर यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं, राजनाथ सिंह रह चुके हैं, जनरल वीके सिंह 2 बार रह चुके हैं। तो इसलिए ये बीजेपी की कोई कमज़ोर सीट नहीं थी कि किसी तरह से जो है जीतना है, निकालना है, इसलिए नया उम्मीदवार उतारा गया हो। मुझे तो चाहिए नहीं इस सवाल का जवाब, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में ज़रूर ये सवाल है। जो संघ के स्वयंसेवक चुनाव में लगे थे उनके मन में ज़रूर ये सवाल है। उन तक तो इसका जवाब पहुंचना ही चाहिए। अब बात करता हूं दूसरे टिकट की। दूसरा टिकट जौनपुर से। जौनपुर से भाजपा ने टिकट दिया कृपाशंकर सिंह को। कांग्रेस के मुंबई के वरिष्ठ नेता रहे, मंत्री रहे, और उनके खिलाफ मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनके खिलाफ आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और उनकी जो भाजपा के अंदर पहचान बनी वो दिग्विजय सिंह के साथ उस कार्यक्रम की बनी जिसमें एक किताब लिखी गई थी जिसका विमोचन किया दिग्विजय सिंह ने कि 26/11 यानी मुंबई में जो 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान ने कराया था जिसको, उसके बारे में कहा गया कि ये आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कराया। आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने की कोशिश की गई थी। उस कार्यक्रम में कृपाशंकर सिंह भी थे। अगर बीजेपी को लगता था कि वो मुंबई के लिहाज से, महाराष्ट्र के लिहाज से बहुत उपयोगी हैं, तो उनको राज्यसभा में ले आते। देखिए, लोकसभा में आप जिसको टिकट देते हैं उसके जरिए एक संदेश भी भेजने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा में ज़्यादातर जो है टिकट जो दिए जाते हैं वो क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख कर दिया जाता है, और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में होता है, मेरिट सबसे नीचे आती है। तो इसलिए बीजेपी उसमें अपवाद हो ऐसा लगता नहीं।
तो उनको टिकट दिया गया, बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसके जरिए संदेश जो दिया गया उसकी बात है कि आप आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताकर भी बीजेपी में टिकट पा सकते हैं। आप भगवा आतंकवाद की बात करके भी बीजेपी में टिकट पा सकते हैं। और जहां आपका राजनीतिक कर्म क्षेत्र रहा मुंबई, वहां से नहीं, वहां से दूर जौनपुर, हालांकि वो जौनपुर के रहने वाले हैं, मैं निजी रूप से उनको जानता हूं, लेकिन सवाल इसका नहीं है कि कौन किसको जानता है, कौन किसको नहीं जानता है। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी में फैसले कैसे होते हैं और उनके जरिए संदेश क्या दिया जाता है। तो वीके सिंह का टिकट काट के आपने संदेश दिया कि आप राष्ट्रवाद के साथ जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करते। उनका टिकट काटने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, जो आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताते हैं, उनको टिकट देने में आपको कोई हिचक नहीं होती। अब जरा इन दोनों तथ्यों को सामने रखिए और किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के किसी स्वयंसेवक से पूछ लीजिए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। स्वाभाविक रूप से वो क्या सोचेगा। जौनपुर से कृपाशंकर सिंह की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा का जो ट्रेडिशनल वर्कर है और जो कोर वोटर है उसने वोट नहीं दिया, और पार्टी उससे वोट देने की उम्मीद कैसे करती थी, ये ज़्यादा मेरे लिए आश्चर्य की बात है। ऐसा बताते हैं, मेरे पास कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, फिर कह रहा हूँ कि संघ के लोगों ने इसका विरोध किया था इस टिकट का, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। बहुत दबाव था टिकट बदलने का, बदला नहीं गया। क्यों नहीं बदला गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर जिन लोगों ने भी ये टिकट देने का फैसला किया उनको लगता था कि कृपाशंकर सिंह जौनपुर से बीजेपी के टिकट पर जीत सकते हैं, तो उनको ग्राउंड रियलिटी की कोई जानकारी नहीं थी। उनको ज़मीन पर उनका कार्यकर्ता कैसे सोचता है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उनका समर्थक वर्ग कैसे सोचता है इसकी भी जानकारी नहीं थी, या जानकारी सबकी थी, फिर भी गलतफहमी थी कि हम किसी को भी टिकट देंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत जाएगा। ये जो अति आत्मविश्वास है, बीजेपी को डुबोने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि जौनपुर का ये टिकट इसी का नतीजा है, लेकिन नतीजे से मेरा कोई सरोकार नहीं है। कौन जीत गया, कौन हार गया, किसको टिकट मिल गया, किसका टिकट कट गया, ये सब बातें गौड़ हैं। सवाल ये है कि आप इसके जरिए संदेश देने की क्या कोशिश कर रहे हैं, किस तरह का संदेश दे रहे हैं। जो आप संदेश देने की कोशिश कर रहे थे उसका कैसा असर हुआ है, नतीजे बता रहे हैं कि आपके फैसले को आपके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया, आपके ही समर्थक वर्ग ने स्वीकार नहीं किया, आपके ही कोर वोटर ने उसको स्वीकार नहीं किया। और अब जो फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर लीपापोती की कोशिश हो रही है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, दरअसल उन लोगों को पहले सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये जो फैक्ट फाइंडिंग का काम है, ये उत्तर प्रदेश से बाहर के लोगों को मिलना चाहिए था। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी में ऐसा लगता है, इस फैसले के बाद ऐसा लगता है, जिस तरह से ये फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश हो रही है, कि बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। थोड़ा सा लोग हल्ला न मचाएं, शांत हो जाएं, इसके लिए एक जो है कमेटियां इसके लिए बना दी गई हैं, टीमें भेज दी गई हैं, वो रिपोर्ट भेजेंगी और वो राज्य संगठन को आएगी। राज्य संगठन उसमें जो अपने लिए जो है असुविधाजनक बात होंगी उनको निकाल कर राष्ट्रीय संगठन को भेज देगा और वो दाखिल दफ्तर हो जाएगा। सरकारी फाइल जैसे चलती है उस तरह से चल रहा है, तो उसका नतीजा भी उसी तरह से निकलेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।